हेलो स्टूडेंट, आज हम पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र या इसे लेंस मेकर्स सूत्र भी कहते हैं, इस सूत्र की उत्पत्ति और इसके उपयोग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस सूत्र के बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यदि किसी लेंस को किसी द्रव में डुबो दिया जाए तो उस लेंस की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अर्थात किसी द्रव में डुबोने के बाद लेंस यदि वायु में उत्तल है तो द्रव में जाने के बाद कैसा बन जाएगा, उत्तल बनेगा या अवतल बनेगा या समतल प्लेट बन जाएगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में आपको मैजिकल ट्रिक भी बताई जाएगी जिससे आप बड़ी आसानी से इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और आपको ट्रिक ऐसी बताई जाएगी कि आप न्यूमेरिकल सोल्व करने से पहले ही, हल करने से पहले ही उसके आंसर के बारे में बता सकते हैं कि आपका जो उत्तर निकल कर आएगा उसमें इस द्रव में डुबोने के बाद लेंस उत्तल बनेगा या अवतल बनेगा, यानी कि उसकी प्रकृति के बारे में आपको पहले ही पता चल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि समय समय पर जब भी नई वीडियो डाली जाए तो आपके पास उसकी सूचना पहुंच जाए और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा सागर है कि इसको जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ता जाएगा। खर्च करने से ज्ञान कभी घटता नहीं है। इसलिए इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं लेंस के अपवर्तन का सूत्र। एक पतला लेंस चित्र में दिखाया गया है। इसका एक ध्रुव P1 है और दूसरा ध्रुव इसका P2 है और लेंस की मोटाई हमने फिलहाल T मान ली है और ये T नगण्य है, बाद में इस T को हम 0 मान लेंगे। तो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो वस्तु O से एक किरण चलती है। जो पहला गोलीय उत्तल पृष्ठ है, इसके अंदर यदि इधर कुछ ना होता, एक ही पृष्ठ होता सारा ये, तो इस गोलीय उत्तल पृष्ठ से इसका प्रतिबिंब I डैश पर बनता और यह I डैश प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा और इस दूसरे पृष्ठ के लिए इस वस्तु O डैश का प्रतिबिंब I पर बनेगा। कहने का अर्थ यह है कि वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बन जाता है। तो यहां पर सबसे पहला किरण वायु से चली, ये इधर वायु मान लिया है, वायु से चली और लेंस जिसका अपवर्तनांक n है इसमें प्रवेश करी और इसके बाद में फिर वायु में आ गई। तो दो कंडीशन हुई कि प्रकाश किरण का वायु से n अपवर्तनांक में प्रवेश करना और फिर n अपवर्तनांक से वायु में प्रवेश करना। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जब प्रकाश किरण वायु से n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करती है तब क्या होगा। तो पहली कंडीशन के अनुसार प्रकाश किरण का वायु से n अपवर्तनांक के माध्यम में प्रवेश करना। तो यहां पर पहला माध्यम जिसमें वस्तु रखी हुई है n1 यानी कि 0, वस्तु किसमें रखी है, वायु में, वायु का अपवर्तनांक 1 होता है तो 1 मान लिया यहां पर। और दूसरा माध्यम n2 जिसका अपवर्तनांक n है। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए या अवतल पृष्ठ के लिए जो अपवर्तन का सूत्र है वो है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। इस सूत्र के अंदर रखते हैं मान सब। n2 का मान कितना है, n है, बटे v माइनस n1 का मान कितना 1 अपॉन u बराबर n2 n और n1 का मान 1 अपॉन पहला जो गोलीय उत्तल पृष्ठ है इसकी वक्रता त्रिज्या हमने मान ली r1 और पहले ध्रुव P1 से O की दूरी
u, और P1 से वस्तु तक की प्रतिबिंब की दूरी जो है वो है v डैश। तो यहाँ पे v की जगह क्या आ जाएगा, v डैश हो जाएगा। बात नंबर 1 होगी। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि जब प्रकाशीय किरण n अपवर्तनांक के माध्यम से वायु में प्रवेश करती है, तो अब हो गया n से वायु के अंदर, तो पहला माध्यम n, दूसरा माध्यम 1। फिर यही सूत्र लगाते हैं, सूत्र मान रखते हैं, तो n2 का मान तो 1 हो गया अब की बार, और v यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, P2 से v दूरी पर। फिर n1 का मान n हो गया, और u यानी कि वस्तु की दूरी। अब P2 से वस्तु की जो दूरी है, P2 से वस्तु आभासी वस्तु o डैश तक की दूरी, P1 से o डैश तक की दूरी तो v डैश है, तो यह P2 से दूरी हो जाएगी v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी। लेकिन चूंकि लेंस ये पतला है, तो इस पतले लेंस के लिए टी का मान नगण्य है, तो इस टी को हम 0 मानकर छोड़ सकते हैं। बराबर n2 के स्थान पर आ जाएगा 1 माइनस n, और दूसरे पृष्ठ के लिए जो वक्रता त्रिज्या है वो r2 है। यहां से अगर माइनस का चिन्ह बाहर निकाल दिया जाए तो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन r2। समीकरण नंबर होगी 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं जैसे ही हम, तो n अपॉन v डैश माइनस 1 अपॉन u, इसमें जोड़ देंगे हम 1 अपॉन v माइनस n अपॉन v डैश बराबर, यहां पर है n माइनस 1 अपॉन r, और ये माइनस का है n माइनस 1 अपॉन r2। पहला r1 था, ये r2 है। n अपॉन v डैश, और यहां पर भी n अपॉन v डैश, एक माइनस का एक प्लस का कैंसिल, तो क्या बचा, केवल बच गया आपका 1 अपॉन v, यहाँ प्लस का चिन्ह था, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर n माइनस 1 कॉमन निकाल दो, तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u का सूत्र होता है लेंस के लिए 1 अपॉन f के बराबर, अर्थात इस लेंस की फोकस दूरी, तो 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो ये सूत्र निकल कर आ गया पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र, या उसकी फोकस दूरी का सूत्र, या इसे लेंस मेकर सूत्र भी कहते हैं। अब यहां पर एक बात ध्यान रखने की है, तो फाइनली सूत्र जो निकल कर आ गया हमारे पास में, ये आ गया कि 1 अपॉन f बराबर n माइनस 1, और यहां आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये सूत्र आ गया। ये जो n है ये लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। इसका मतलब हो गया ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो गया। अब पहला माध्यम अगर वायु है और दूसरा माध्यम क्या है, कांच, यानी कि जिस पदार्थ का वो लेंस बना हुआ है, तो ये जो 1 है ये तो उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें उसको रखा गया है। वायु में रखा गया है तो पहला माध्यम वायु हो गया। अगर जल में डुबो देंगे तो पहला माध्यम जल हो जाएगा। अगर ग्लिसरीन में डुबो देंगे तो पहला माध्यम ग्लिसरीन हो जाएगा। और दूसरा माध्यम क्या है, दूसरा माध्यम है उस लेंस का अपवर्तनांक। उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि एक लेंस को हमने जल में डुबो दिया, तो सवाल ये बनता है कि n, इस सूत्र में n का मान क्या रखा जाएगा। तो n यानी कि पहला माध्यम जल हो गया और दूसरा माध्यम कांच हो गया, तो n का मान रखा जाएगा अब WNG, यानी कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अब जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तो दिया नहीं, मान लो दिया क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक।
तो मैंने आपको तरीका बता रखा है इसका कि 1 and 2 का मतलब है 2 ऊपर 1 नीचे, ऐसी यहाँ पर डब्ल्यू एन जी का मतलब है जी ऊपर डब्ल्यू नीचे, अर्थात ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस सूत्र में एन का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे और जल के अंदर उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। अब यहां से एक बात समझने की है कि यदि सोचो, ध्यान से सोचने वाली बात है अभी, कि यदि ये दोनों बराबर हों, ए एन जी बराबर हो ए एन डब्ल्यू के, इसका मतलब क्या हो गया? यदि कांच का अपर्तनांक द्रव, अब इसे डब्ल्यू ना कह के कोई भी लिक्विड कह लो एल, तो यदि ए एन जी का मान ए एन एल के बराबर हो, कहने का मतलब यह हो गया कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है जिसमें से डुबोया गया है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? ए एन जी बटे ए एन एल का मान हो जाएगा 1, और इस सूत्र में जब 1 रखेंगे तो n माइनस 1 होगा, और 1 माइनस 1 बराबर 0। तो हमने ये देखा कि 1 अपॉन एफ का मान तो 0 आ गया। अगर इसका उल्टा कर दें तो एफ का मान कितना हो जाएगा? 1/0, यानी कि अनंत। और अनंत का मतलब क्या होता है? समतल प्लेट। तो इस कंडीशन में क्या बन जाएगा कि ये जो लेंस है एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, अर्थात अदृश्य हो जाएगा, द्रव में डुबाने पर दिखाई नहीं देगा। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है ये कि यदि लेंस को द्रव में डुबो दिया जाए और लेंस अदृश्य हो जाता है, अर्थात लेंस दिखाई नहीं देता है, तो इस कंडीशन में याद रखना कि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के पदार्थ के अपवर्तनांक के बिल्कुल बराबर है। अब दूसरी बात देखते हैं। यदि ए एन जी का मान बड़ा है ए एन एल से, इसका मतलब क्या हो गया? तो पहली कंडीशन में तो बराबर दिखाया मैंने, अब हम बात कर रहे हैं बड़े पे, दूसरी बात हो गई। तो अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक उस द्रव के अपवर्तनांक से ज्यादा है, आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें दिखाई दे जाएगा अपना आप ही। तो यदि लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक से अधिक है, अब क्या होगा? तो ए एन जी बटे ए एन एल का मान बड़ा होगा 1 से। और ये क्या है? ये एन ही तो है। तो कहने का मतलब ये हो गया एन का मान जो है 1 से बड़ा हो गया। और अगर एन का मान 1 से बड़ा है तो इसका उत्तर जो है, जब n माइनस 1 करेंगे तो उत्तर प्लस में आएगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि लेंस की जो प्रकृति है वो नहीं बदलेगी, अर्थात यदि लेंस उत्तल है तो द्रव में डुबोने के बाद भी उत्तल ही रहेगा, अगर लेंस अवतल है तो द्रव में डुबोने के बाद भी अवतल ही रहेगा। तो जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो यदि दोनों के अपवर्तनांक समान है तो उत्तर निकालने की आवश्यकता ही नहीं। एक समतल प्लेट, उसकी फोकस दूरी 0, अनंत, फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। लेकिन अगर लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है और द्रव का अपवर्तनांक कम है, तो उस कंडीशन में अगर केवल इतनी बात पूछी है कि लेंस की प्रकृति क्या होगी, तो आपको यहां पर भी फिर सोल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जैसा लेंस वायु में था ऐसा ही लेंस द्रव में रहेगा। अगर वायु में उत्तल है तो द्रव में भी उत्तल रहेगा, अगर वायु में अवतल है तो द्रव में भी अवतल रहेगा। तीसरी कंडीशन, यदि ए एन जी का मान छोटा हो जाए ए एन एल से, अर्थात लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक यदि द्रव के अपवर्तनांक से कम है, तो यहां पर ऊपर की तरह से ए एन जी बटे ए एन एल का मान 1 से छोटा हो जाएगा, यानी कि यह संख्या जो आएगी ऊपर वाली n-1 का मान ऋणात्मक होगा। इस संख्या का मान क्या निकल कर आ जाएगा? ऋणात्मक। तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात यदि लेंस वायु में उत्तल है
तो द्रव में डुबोने के बाद में अवतल बन जाएगा। और यदि लेंस वायु में अवतल है तो द्रव में डुबोने के बाद में उत्तल बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि यदि केवल लेंस की प्रकृति पूछी गई है तो आपको न्यूमेरिकल सोन करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। केवल आप n का मान चेक करेंगे और n का मान निकालने की तरकीब आपको चल गया पता, ANG/ANL। अगर n का मान 1 आ गया तो समझ लेना द्रव में डुबोने के बाद वो एक समतल प्लेट की भांति कार्य करेगा, अर्थात द्रव में डुबोने के बाद वो लेंस दिखाई नहीं देगा, अदृश्य हो जाएगा। और यदि n का मान 1 से बड़ा आ गया, धनात्मक आ गया, तो याद रखना लेंस की प्रकृति नहीं बदलेगी, अर्थात जैसा लेंस वायु में है ऐसा ही द्रव में डुबोने के बाद रहेगा। और यदि n का मान 1 से छोटा आ गया तो लेंस की प्रकृति बदल जाएगी, अर्थात यदि वायु में अवतल है तो द्रव में डुबोने के बाद उत्तल बन जाएगा। तो ये मैजिकल ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि समय समय पर आपको नई नई जानकारियां मिलती रहें। धन्यवाद।